हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर के परीक्षा गुरु पर। आज की वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों लेकर हाजिर हूं आपके समक्ष। तो मित्रों, वीडियो को अंत तक देखिए और सारे प्रश्नों को देखेंगे अच्छे से। आज की वीडियो में हिंदी यूजीसी नेट सन 2012 सॉल्व पेपर लेकर हाजिर हूं। तो परीक्षा से पहले एक बार अवश्य देख लें और कुछ न कुछ यहाँ से आपको अवश्य मिलेगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न की बिना देरी करते हुए। तो इससे पहले कहना चाहूँगा, जो मित्र हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और वीडियो अच्छा लगे तो अंत में एक लाइक और अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के पहले सवाल की। चलिए थोड़ा सा निर्देश पढ़ें। इस प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। सभी प्रश्न दीजिए। ये सब जानते होंगे आप लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पौम चरिऊ किसकी रचना है? पौम चरिऊ किसकी रचना है? तो पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्वयंभू की। प्रश्न नंबर 2, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में रचित है या किस भाषा की रचना है? तो कवितावली हमने बता रखा था कि वली वली जितनी रचनाएं आती हैं वो सब ब्रजभाषा में हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रजभाषा। अगला है प्रश्न नंबर 3 है, खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है, जनपदी हिंदुस्तानी का। प्रश्न नंबर 4 है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य धारा परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? तो 4 का विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाता है, प्रेमिका के रूप में देखा गया है। सूफी में प्रेमिका को के रूप में देखा गया है और संत में पति के रूप में देखा गया है। अगला है प्रश्न नंबर 5 है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? छायावाद के प्रति सूक्ष्म का स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? प्रश्न नंबर 5 महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, तो सभी लोग जान गए भी गए होंगे। तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, बी सही हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में कौन मिस्र बंधुओं की में नहीं है? इसमें से कौन मिस्र बंधुओं में नहीं आता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर 6 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, कृष्ण बिहारी मिश्र। ये मिस्र बंधुओं में नहीं आते हैं, बाकी श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 7 है, रस गंगाधर के रचयिता कौन है? तो रस गंगाधर के रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 7 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, पंडित राज जगन्नाथ। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। अगला है प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तार सप्तक का कवि कौन नहीं है? तो प्रश्न नंबर 8 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है, शमशेर बहादुर सिंह ए। 8 का विकल्प नंबर ए, शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के नहीं हैं। तार सप्तक के हैं परंतु प्रथम तार सप्तक के नहीं हैं, ये पूछा गया है। तार सप्तक का मतलब है प्रथम तार सप्तक, तो इसमें से नहीं है और ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। अगला है प्रश्न नंबर 9, शिवपालगंज किस उपन्यास में संबंधित है? शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? प्रश्न नंबर 9, तो विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है बी, राग दरबारी। शिवपालगंज राग दरबारी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 10, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण हैं? भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण हैं? प्रश्न नंबर 10 का विकल्प नंबर ए से जाता है 10। प्रश्न नंबर 11 है, हिंदी वर्णमाला में अंग और आ क्या है? तो अंग और आ क्या है? आसान सा प्रश्न है, सभी लोग जान गए होंगे। तो विकल्प नंबर सी से हो जाता है, अयोग्यवाह है। अंग और आ अयोग्यवाह है। अगला है प्रश्न नंबर 12 है, अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? 12 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है ए, गीत नाट्य। अंधा युग किस विधा से है? गीत नाट्य का है, धर्मवीर भारती का। प्रश्न नंबर 13 है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो
सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी कविता से उद्धृत हैं? किसकी कविता से उद्धृत हैं? तो 13 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। अगला है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास कहा है? प्रश्न नंबर 14 का विकल्प नंबर डी सही जाता है, गोपाल राय ने। किसने कहा है? गोपाल राय ने कहा है। देवरानी जेठानी की पहली की रचना को यानी उपन्यास को प्रथम उपन्यास माना है। प्रश्न नंबर 15 है, समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिज्म का अनुवाद किसने किया? समालोचना दर्श से के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिज्म का अनुवाद किसने किया है? तो 15 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया। प्रश्न नंबर 16 है, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की रचन जीवनी है? शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 16 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, अज्ञेय की। अज्ञेय की है, अज्ञेय। प्रश्न नंबर 17 है, हिंदी में हिंदी में भक्ति धारा का उदय बिहारी बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। बी, यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 17 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है डी। ए और बी दोनों आंशिक सही हैं। ए और बी दोनों आंशिक रूप से सही है। प्रश्न नंबर 18 है, विभावन विभावन व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है। विभावन व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है। बी, विभाव ही रस का हेतु है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 18 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ए और बी आंशिक सही हैं। 18 का भी डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं है। बी, छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है। प्रश्न नंबर 19 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। ए आंशिक सही है और बी सही है। अगला है प्रश्न नंबर 20 है, प्रश्न नंबर 20। ए, नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है। बी, नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है। 20 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। ए आंशिक सही है और बी सही है। 20 का सी। अगला है प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को कालानुक्रम अनुसार सही क्रम कौन सा है? 21 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है बी, इस्तवार द लिटरेचर इन दोई ए हिंदुस्तान गारसा दातासी का प्रथम है। बी, शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर का है। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन का है। मिस्र बंधु विनोद मिस्र बंधुओं का है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला है प्रश्न नंबर सी है, प्रश्न नंबर 22 है, नवजागरणकालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है? प्रश्न नंबर 22 का विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय प्रार्थना समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। 22 का ए सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभों का जन्म तिथि के अनुसार पर सही क्रम में कौन सा है? जन्म तिथि के अनुसार कौन सही है? तो यहाँ पर उनकी जन्म स्थिति के अनुसार पूछा गया है। तो 23 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है बी, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। 23 का विकल्प नंबर
बी सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 24 है, प्रकाशन की दृष्टि से निम्न काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है? प्रकाशन की दृष्टि से निम्न काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है? तो 24 का विकल्प नंबर हमारा पूछा गया है, सही हो जाएगा डी। 24 का डी। युगवाणी, कुकुरमुत्ता, हरी घास पर छड़ भर, गीत फरोश। 24 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, निराला के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? निराला के उपन्यासों को प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? तो 25 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है ए। 25 का ए सही हो जाता है। अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। प्रश्न नंबर 26 है, आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलनों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलनों का सही क्रम कौन सा है, ये पूछा गया है। तो 26 का विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है। प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता और अकविता। प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता और अकविता। प्रश्न नंबर 26 का ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रियों का सही क्रम क्या है? 27 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है बी। भरत मुनि, आनंदवर्धन, विश्वनाथ, जगन्नाथ। 27 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष के आधार पर उपन्यासों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो 28 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाता है। रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, चाक, आवा। सही जवाब है। अगला है प्रश्न नंबर 29 है। प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा को की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या? तो यहाँ पर सूफी काव्य रचनाओं को पूछा गया है, इनका सही अनुक्रम पूछा गया है। 29 का विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है। चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। चंदायन, मृगावती, पद्मावत और मधुमालती। 29 का ए सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित रचनाओं के साथ उनकी रचनाओं को सम्मिलित करना है और सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। आगे दिए गए कूट के माध्यम से सही जवाब बताना है। तो चलिए मिलान करते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना कौन सी है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ए को बी से मिलान कर 4 से मिलान करते हैं। भूगोल हस्तामलक रचना है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की, भूगोल हस्तामलक। बी है लक्ष्मण लक्ष्मी सागर वारसड़े, लक्ष्मी सागर वारसड़े, फोर्ट विलियम कॉलेज। 2 से मिलान करते हैं। और मिस्र बंधु हिंदी नवरत्न, 5 से मिलान करते हैं। और रामविलास शर्मा भारतीय संस्कृत और हिंदी हिंदी प्रदेश, 3 से मिलान करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर देख लेते हैं कौन सा सही हो जाता है। ए को मिलान करते हैं 4 से, और बी को मिलान करते हैं 2 से, सी को 5 से, और डी को मिलान करते हैं 3 से। इस प्रकार से विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाता है। सी सही हो जाएगा। तो 30 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही जवाब बताना है। चलिए मिलान करते हैं। ज्योतिश्वर ठाकुर। ज्योतिश्वर ठाकुर किसकी है? ज्योतिश्वर ठाकुर में आ जाते हैं वर्ण रत्नाकर। ज्योतिश्वर ठाकुर की कौन सी रचना है?
वर्ण रत्नाकर है, तो यहाँ पर 1 से हम 4 को मिलान कर देते हैं। और दामोदर भट्ट उक्त व्यक्ति प्रकरण, दामोदर भट्ट उक्त व्यक्ति प्रकरण। नरपत नाल बीसल देव रासो, रोड़ा कवि राउर वेल, रोड़ा कवि राउर वेल। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है विकल्प नंबर 31 का। ए को 4 से, बी को मिलान करते हैं 2 से, सी को 3 से और डी को 1 से मिलान करते हैं। तो 31 का विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है, ए सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 32 है। निम्नलिखित कवियों को उनकी कविताओं के साथ सम्मिलित कीजिए और उनकी नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही जवाब बताना है। तो 32 का मिलान करते हैं। सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत ग्राम्या, घनानंद इश्कलता, घनानंद इश्कलता, केशवदास कविप्रिया, कुतुबुन, सॉरी यहाँ पर घनानंद को हमने इश्कलता है पर मृगावती से मिलान कर दिया। केशवदास कविप्रिया, कुतुबुन, मृगावती। इस प्रकार से तो देखते हैं A4 और B3, A4 B3 और C1 D2। विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाता है, विकल्प डी सही हो जाता है प्रश्न नंबर 32 का। अगला है प्रश्न नंबर 33 है। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही जवाब बताना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं। देखिए रघुवीर सहाय की रचना कौन है? तो यहाँ पर 32 प्रश्न नंबर हमारा 33 है। 33 को देखते हैं। रघुवीर सहाय आत्महत्या के विरुद्ध 3 से मिलान करते हैं। श्रीकांत वर्मा माया दर्पण, दिनकर परशुराम की प्रतीक्षा 5 से मिलान करते हैं। और केदारनाथ अग्रवाल फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं विकल्प हमारे कौन सा सही हो जाते हैं। सारे खींच लेते हैं। तो A3, B1 और डी, C4 है, 5 है और डी हमारा 2 है। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। 33 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 34 है। वहीं निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही जवाब बताना है। आसान सा प्रश्न है। नागार्जुन 34 में हमारा कौन सा जाएगा? नागार्जुन ए को 5 से मिलान कर दे युगधारा, नागार्जुन की युगधारा है। नरेश मेहता, नरेश मेहता संशय की एक रात, नेक्स्ट है भवानी प्रसाद मिश्र सतपुड़ा के जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र सतपुड़ा के जंगल। और केदारनाथ सिंह अकाल अकाल में सारस, अकाल में सारस। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 34 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है। 1 2 1 4 5 और नागार्जुन युगधारा से है, नागार्जुन युगधारा से है। विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है बी, 34 का बी सही जवाब। प्रश्न नंबर 35 है। निम्नलिखित गद्य कृतियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है और सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखते हैं सूची 1 और 2 से मिलान करते हैं। साहित्यालोचन, साहित्यालोचन
किससे है? तो धर्मवीर भारती साहित्य आलोचन जो है धर्मवीर श्याम सुंदर दास की है। श्याम सुंदर दास की है। और रस मीमांसा जो है वो किसकी है? तो रस मीमांसा सभी लोग जानते होंगे रामचंद्र शुक्ल की है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का है। और तमाल के झरोखे से तमाल के झरोखे से किसका है? तो ये है विद्यानिवास मिश्र का है। तमाल के झरोखे से विद्यानिवास मिश्र। इस प्रकार से हमारा 35 का विकल्प नंबर सही हो जाता है डी। अगला है प्रश्न नंबर 36 है। निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित करना है। कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित करना है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो 36 का विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इसके लिए मिलान करते हैं। कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती समय सरगम, कृष्णा सोबती समय सरगम। श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल मिस बिस बिस्त्रा विश्रामपुर का संत, श्रीलाल शुक्ल विश्रामपुर का संत है। राहिर मसूम रजा टोपी शुक्ला। और कमलेश्वर कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर की कौन सी रचना है? कितने पाकिस्तान। थोड़ा सा घिचपिचा गया है दोस्तों यहाँ पर, तो फिर से मिलान कर लेते हैं। कृष्णा सोबती की समय सरगम, श्रीलाल शुक्ल विश्रामपुर का संत, और राही मसूम रजा टोपी शुक्ला, और टोपी शुक्ला और कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान सही हो जाएगा। तो मिलान करते हैं कौन सा सही हो जाएगा। 36 का हमारा विकल्प नंबर इस प्रकार से ए सही हो जाता है, ए सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 37 है। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों से सम्मिलित करना है और सही जवाब देना है कूट के माध्यम से। तो मिलान करते हैं और सही जवाब ढूंढते हैं। चंदा शर्मा गुलेरी की कौन सी रचना है? तो बुद्धू का कांटा फेमस है, सभी लोग जानते हैं। रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय, सभी लोग जानते हैं, आसान सा प्रश्न है। यशपाल, यशपाल का पर्दा है। और अमरकांत का जो है, अमरकांत का अमरकांत का कौन सा हो जाएगा? एक मिनट मित्रों, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। अमरकांत का दोपहर का भोजन सही हो जाएगा। अमरकांत का दोपहर का भोजन। तो इस प्रकार से 37 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है। 1 2 बी 4, 1 2 बी 4। तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 38 है। निम्नलिखित सूचियों को उनके निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सम्मिलित करना है और सही जवाब कूट के माध्यम से बताना है। तो प्रश्न नंबर 38 है, मिलान करते हैं 38 को। निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा की कौन सी रचना है? यहाँ पर निर्मल वर्मा लंदन की एक रात, और मार्कंडे, हंसा जाए अकेला, शिव मूर्ति, शिव मूर्ति कसाई बाड़ा, शेखर जोशी कोसी का घटवार, शेखर जोशी कोसी का घटवार। इस प्रकार से हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाता है? ए 4, बी 3, सी 2 और डी 1 सारे उल्टा क्रम में हैं। तो ए 4, बी 3, सी 2, डी 1, इस प्रकार से विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है सी। अगला है
प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित पंक्तियों के साथ सम्मिलित कवियों का सुमेलन कीजिए। एक को दो से एक सूची एक को दो सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई हैं और इन पंक्तियों को पढ़ करके उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो चलिए देखते हैं सारे पंक्तियाँ और सारे रचनाकारों को खोल लेते हैं। यहाँ पर जो जो निहारिए नेरे हवै नैनन, तो नैनन किसका है? मतिराम, मतिराम का है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी है, भूषण ने कहा है। भूषण की पंक्ति है। और नैन नचाए कहे मुस्काए, ललाटित आयो किरण होरी, फेमस है, किसकी है? तो ये जो है पद्माकर की है। और रावरे रूप की रीति अनूप, ये किसका है? तो ये जो है घनानंद का है। इस प्रकार से देखते हैं कौन सही जाएगा। ए को A3 है, B 4 है, A3 B 4, C 1 और D 2। A3 B 4, A3 B 4, C 1 D 2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। 45 का ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखना है स्थान स्थापना देखते हैं। ए शासन की पहुँच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था से है, उसे व्यवस्था तक की होती है। तर्क है भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत करने वाली शक्ति शासन में नहीं होती है। 40 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है ए। ए सही, आर गलत है। प्रश्न नंबर 41 है स्थापना। ए कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद कलेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप से अनुभव करते हैं। तर्क है और इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय तक बंधन नहीं खुलता है। 41 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। ए सही है पर आर गलत है। 41 का बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है। ए भक्ति में लेन देन का भाव नहीं रहता है। तर्क समर्पण भक्ति का मूल है। 42 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है डी। ए सही, आर सही। ए और आर दोनों सही हैं कहने का मतलब। तो 42 का डी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 43 है। ए प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का भी कुछ अंश मिलता रहता है। प्रश्न नंबर इसका तर्क है प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का निश्चय है। 43 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है ए। 43 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। ए सही पर आर गलत है। प्रश्न नंबर 44 है। ए दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में से एक अपमान है। तर्क दुष्कर्म से उत्पन्न अपमान के प्रति स्वयं को चरित्रवान सिद्ध करना सदाचरण है। 44 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है बी। ए सही है पर आर गलत है। ए सही है पर आर गलत है। बी सही हो जाएगा 44 का। प्रश्न नंबर 45 है। स्थापना एक में प्रेम का समाजीकरण होता है तो उसे भक्ति कहते हैं। ए में प्रेम का समाजीकरण होता है तो उसे भक्ति कहते हैं। तर्क है प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। तो 45 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है ए। ए सही है पर आर गलत है। प्रश्न नंबर यहाँ पर 46 से 50 तक पैराग्राफ दिया है और पैराग्राफ को पढ़ करके जवाब देना है। तो चलिए पैराग्राफ को पढ़ते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषाओं
संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश का क्षेत्र सर्वदेशिका था। जिस रूप में वे उपलब्ध हैं उस रूप में उनका व्याकरणिक ढांचा भी अलग था। इन भाषाओं में प्रादेशिक निष्ठा नहीं थी, किंतु जातीय भाषाओं में यह निष्ठा और बढ़ी। संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। ऐसे विश्वास किया जाता है ऐसे विश्वास किया जाता रहा है और उसके इसके लिए सिद्धांत भी गढ़े गए थे। किंतु अब यह धारणा कि हिंदी या बंगला आदि अपभ्रंश में से निकली खंडित हो चुकी है। किंतु जातीय भाषाओं ने संस्कृत और अपभ्रंश से बहुत कुछ लिया है। हिंदी ने उसकी हिंदी ने उनकी विरासत को सबसे अधिक ग्रहण किया, विशेष रूप से अपभ्रंश की विरासत को। शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे के अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य का अंग नहीं माना जा सकता, किंतु सांस्कृतिक नैरंतर्य तक के लिए उसका अध्ययन आवश्यक है। यहाँ पर हमने पैराग्राफ को पढ़ा है और इससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, देखते हैं। संस्कृत का क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत था? तो संस्कृत का क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत था? तो यहाँ पर देख लेते हैं, स्पष्ट है। प्राचीन काल में भाषाओं में संस्कृत प्राकृतिक अपभ्रंश का क्षेत्र सर्वदेशिक था। कहाँ तक था? तो सर्वदेशिक था। 46 का विकल्प नंबर हम मिलान करते हैं, सही करते हैं। 46 का विकल्प नंबर हमारा बी से हो जाता है, सार्वदेशिक। प्रश्न नंबर 47 है, सांस्कृतिक नैरंत्यक के लिए किसका अध्ययन आवश्यक है? तो 47 का विकल्प नंबर हमारा सी से हो जाता है, ब्रज भाषा का अध्ययन आवश्यक है। प्रश्न नंबर 48 है, जाति भाषा के रूप में आज किस भाषा को मान्यता प्राप्त है? तो जातीय भाषा के रूप में आज भी किस भाषा को मान्यता प्राप्त है? तो अभी पढ़ा 48 का विकल्प नंबर बी से ही जाता है, बंगला। प्रश्न नंबर 49 है, अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग मानने के लिए क्या आधार होना चाहिए? तो 49 का विकल्प नंबर डी से हो जाता है, जातीयता में भिन्नता होनी चाहिए। जातीयता में भिन्नता होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 50 है और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, संस्कृत में सीधा संबंध किस भाषा का है? तो 50 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है ए, प्राकृत भाषा का है। प्राकृत भाषा का है। इस प्रकार से दोस्तों 50 प्रश्न महत्वपूर्ण कंप्लीट होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है और कुछ जानकारी मिली है तो वीडियो को एक लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।